कैबिनेट के बड़े फैसले। वात्सल योजना को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। वात्सल योजना कैबिनेट में अनाथ बच्चों को लेकर, इसके अलावा शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। जबकि हल्द्वानी में अस्पताल में निर्माण को लेकर कार्यदायी संस्था का गठन कर फैसला लिया गया है। उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 14 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार, केदारनाथ पुनर्निर्माण, पर्यटन समेत तमाम क्षेत्रों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। अति सूक्ष्म स्तर पर जिन पर कोरोना का प्रभाव पड़ा है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 20,000 लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। इसमें हंस फाउंडेशन भी मदद करेगी। कैबिनेट में 14 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सीएम तीरथ के कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में 14 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें से वात्सल्य योजना के तहत फैसले लिए गए हैं और पर्यटन को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो लॉकडाउन में व्यापारियों को नुकसान हुआ है उसकी शायद ही भरपाई हो पाए। भरपाई के लिए भी कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के लिए गए 14 फैसले कितने महत्वपूर्ण हैं और किन के लिए गए हैं, उनका क्या कहना है, इसके बारे में बात करेंगे। पर्यटन, निर्माण और शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा दिया गया है। लॉकडाउन के चलते कई विभागों को नुकसान हुआ, व्यापारियों को नुकसान हुआ और लॉकडाउन में कोरोना के चलते कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, संरक्षण को खो दिया। उसके लिए भी कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं। उनके लिए बाकायदा योजनाएं बनाई गई हैं। और इसके साथ ही हंस फाउंडेशन की मदद ली जाएगी। कैबिनेट के ये फैसले व्यापारियों के लिए कितना लाभदायक होंगे और व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं उस दौरान की हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वात्सल्य योजना क्या है और इसके तहत कैसे बच्चों तक लाभ पहुंचाया जाएगा। देखिए वंदना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल जिस तरह से जो कैबिनेट की बैठक हुई है, वो कैबिनेट की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से इसमें कई बड़ी घोषणाएं होनी थी और जिस तरह से कोविड चल रहा है तो उसको लेकर उसमें जो निर्णय है वो लिए जाने, कोविड के दौरान जो
अर्थव्यवस्था है जो पटरी से उतर गई थी, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे। तो कल की जो बैठक है कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही थी और वाकई ये जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है, जिसमें कि जो वात्सल्य योजना का जो सवाल आपने मुझसे किया है, वात्सल्य योजना, जिसमें ऐसे जो ये योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कोरोना काल के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए ये योजना है और उसमें ये जो योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता का खो दिया, उसका पूरा जिम्मा 21 साल तक राज्य सरकार उठाएगी, जिसमें कि उनकी शिक्षा ही नहीं, उनको राशन तक मुहैया भी कराएगी और प्रति माह 3,000 रुपए उनको देगी। यानी कि कह सकते हैं कि अनाथ हुए बच्चों का पूरा जिम्मा, उनकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने उठाने का निर्णय ले लिया है। जी, जिस तरह से राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना के तहत बच्चों का जिम्मा लिया है, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, जिन्होंने संरक्षण करने वालों को खो दिया है, ये अच्छा फैसला है। लेकिन क्या उन लोगों का क्या कहना है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, और इसके साथ ही जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खोया है उनके लिए क्या कुछ किया गया है? जी अशोक। अशोक, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी वंदना, कृपया अपना सवाल दोहराएं। जी अशोक जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जिस तरह से वात्सल्य योजना के तहत बच्चों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, 21 साल तक की पूरा जो भरण पोषण का कार्य है वो राज्य सरकार वहन करेगी, वाकई अच्छा फैसला है। इसके तहत संरक्षण की जिम्मेदारी किसको दी गई है? कल की जो बैठक हुई है इसमें खास और ये बातें भी ध्यान में रखी गई हैं, क्योंकि कल की जो बैठक है उस बैठक में कल कुल 14 बिंदु पर बातचीत हुई है और उन कुल 14 के 14 बिंदु पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। और साफ तौर पर जो वात्सल्य योजना की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसको वात्सल्य योजना के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, जिसको लेकर सरकार लगातार ये बातें सामने आ रही थी और इस पर ये चर्चा चल रही थी कि कहीं ना कहीं इस पर कैबिनेट खुद अपनी मोहर लगाएगा। क्योंकि साथ ही साथ इसको लेकर खुद राज्य मंत्री रेखा आर्य को भी पत्र भेजा गया था और उसमें कहा गया था कि इस विषय पर विशेष तौर पर इस विषय को प्राथमिकता पर रखते हुए उनका सोचा जाए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, जिसको लेकर खुद रेखा आर्य राज्य मंत्री रेखा आर्य ने, जिनके पास बाल विकास विभाग भी है और वो पूरी जिम्मेदारी उसकी पूरी कमान उनके हाथ में है, वो देखती है, तो उसको लेकर उन्होंने ये लोगों को ये आश्वासन दिया था कि हाँ इसके बारे में जरूर सोचा जाएगा। और यही कल हुआ। कल जो वात्सल्य योजना के तहत जो बच्चे हैं उन अनाथ हुए बच्चों को 21 साल तक का पूरा खर्चा राज्य सरकार ने उठाने का जिम्मा अपने सर पर ले लिया। प्रति माह 3,000 रुपए राज्य सरकार द्वारा उनको दिए जाएंगे, मुफ्त में राशन दिया जाएगा, इतना ही नहीं मुफ्त में शिक्षा भी सरकार द्वारा उनको दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस तरह से कई सारे फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए हैं, उन्हीं में से एक फैसला है पर्यटन को लेकर, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पर्यटन को बहुत क्षति पहुंची है। पर्यटन को लाइन पर लाने के लिए क्या फैसले लिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जो पर्यटन की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से कोरोना काल चला है, तो कोरोना काल के दौरान पर्यटक स्थल है वो पूरी तरह से बंद रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार को काफी नुकसान भी हुआ है और खासा तौर पर जो व्यापारी हैं व्यापारियों को भी खासा नुकसान हुआ है। उसको लेकर सरकार द्वारा कहा गया है कि पर्यटक स्थल को एक नियम के साथ खोला जाए, ताकि जो है कोरोना का खतरा भी बढ़ सके, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर ये भूलने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो जिस तरह से धीरे धीरे अनलॉक खुल रहा है, ढील दी जा रही है, तो हमें साथ में ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि अनलॉक तो खोल दिया गया है, लेकिन अभी कोरोना जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और अगर ऐसे में जनता के द्वारा कोई लापरवाही होती है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संक्रमण फिर से नहीं फैलेगा। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने जो इस बार जो अनलॉक किया है, जो कोविड कर्फ्यू की भले ही अवधि को बढ़ाया है, लेकिन उसमें 3 दिन हर एक दिन छोड़कर व्यापारियों को सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक की अपनी दुकानें खोलने की अनुमति भी दी है, ताकि जो है व्यापारी जो है अपना व्यापार ठीक तरह से कर सके। पर्यटकों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पर्यटकों को लेकर अभी कहीं ना कहीं
जो है सरकार अभी भी उस पर निर्णय लेने के लिए निर्णय अभी नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि पर्यटक अगर बड़ी संख्या में आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से कहीं खतरा बढ़ सकता है। परिवहन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अभी जो वाहन है, जो सरकारी वाहन है, वो 25% और 50% के हिसाब से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि एकदम चलाना भी यहाँ पर सही नहीं होगा। और इस बार जिस तरह से जो कोविड कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है और उसमें जिस तरह से डील दी गई है, ये साफ दर्शाता है कि राज्य सरकार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से जो कर्फ्यू को यहाँ पर बढ़ा दिया गया, तो राज्य सरकार द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जा सके उसको भी राज्य सरकार द्वारा ध्यान में रखा गया है। जी अशोक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी और व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था पर्यटन को लेकर के, क्योंकि उनके पर्यटन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था, तो जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं, तो ऐसे में क्या व्यापारी उन फैसलों से संतुष्ट हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं व्यापारियों में खासा आक्रोश जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अगर कोरोना की यहाँ पर बात करते हैं तो कोरोना की जब पहली लहर आई तो तब भी अगर हम बात करें पर्यटक स्थल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की, तो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं तो उनको खासा नुकसान हुआ। चाहे और जो पर्यटक स्थल है, जो मसूरी है, यहाँ पर एक अगर हम बात करें तो पर्यटक स्थल ऐसी जगहों पर बहुत है, तो दूर दूर से पर्यटक हैं जो आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, उनको खासा नुकसान, वहाँ के स्थानीय वासी को खासा नुकसान है। यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की, तो वहाँ की जो स्थानीय व्यापारी है उनका जो पूरा दिन, उनका जो पूरा जो व्यापार है, जब ये यात्रा चलती है तो उसी के अनुसार उनका जो उस पर इसी पूरी यात्रा पर निर्भर होते हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन पिछली बार भी जिस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा यात्रा पे असर पड़ा और यात्रा को स्थगित किया गया, इस बार भी कहीं ना कहीं पर्यटकों पे रोक लगाई गई, तो कहीं ना कहीं जी अशोक, बिल्कुल पर्यटन को नुकसान तो पहुंचा ही है और शायद इस फैसले से उनको भरपाई भी हो सके। तो फिलहाल आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे थे कि किस तरह से कैबिनेट में 14 फैसले लिए गए हैं और उन 14 फैसलों में वात्सल्य योजना भी एक अहम फैसला माना जा रहा है। पर्यटन को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं, जिस तरह से व्यापारी ने धरना दिया था और पर्यटन को लेकर के उन्होंने मुआवजे की मांग भी की थी। और इसी बीच डोईवाला से खबर आ रही है, डोईवाला से बड़ी खबर आ रही है। बड़कोट में पेयजल किल्लत से ग्रामीण बेहाल हैं। ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों ने घर पर पहुंचाया पानी। शासन प्रशासन से गांव के लोगों को मांग की जा रही है, पानी के लिए टंकी और ट्यूबवेल का निर्माण होगा। डोईवाला से खबर बता रहे हैं आपको, बड़कोट में पेयजल किल्लत से ग्रामीण बेहाल हैं। लक्ष्य 80 पर जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की मुफ्त एएनएम जांच की सुविधा दी जाएगी। इसमें हीमोग्लोबिन, HIV, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, एल्बुमिन शुगर के अलावा पीलिया के लिए HbH, AG व यौन संक्रमण की VDRL जांच कराई जाती है। कोरोना काल में उनकी कोविड की जांच भी अनिवार्य की गई है। प्रसव के बाद धात्रियों की PNC के साथ ही उसके नवजात शिशु की भी कई प्रकार की जांच CSC पर बिना शुल्क होती है। CSC अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि बुधवार से प्राइवेट LT की मदद से CSC पर जच्चा बच्चा की जांच शुरू करा दी गई है। शेरपुर बेला से आशा मंजीत कौर के साथ आई किरण, सोमता, संजना और मुबारकपुर की आशा राखी संग गांव की गर्भवती कमल ने CSC पहुंचकर जांच कराई है। तो मेरे संज्ञान में नहीं कि कौन दवाई दे रहा था, लेकिन हम लोगों ने एसडीएम साहब के साथ में हमारी ये वार्ता होगी, जितने भी मेडिकल स्टोर है पूरे लक्सर खानपुर में, हम सब जो दवाई दे रहे हैं बुखार की कुछ भी, तो हम इन लोगों को लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं और इनकी सैंपलिंग करा रहे हैं कि किन किन को दवाई दे रहे हैं। कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम उन लोगों को भी कार्रवाई करेंगे। इसी बदले में कुछ मेडिकल स्टोर वाले भी दवाई दे रहे हैं, वो बताते नहीं, वो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इनको बोला कि आप हर एक मेडिकल स्टोर पर जाइए और वहाँ जा करके देखिए कि वो अपने उनके रजिस्टर चेक करो कि वो दवाई किसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और मेडिकल स्टोर में दवाई बांटने का काम है, वो अपने आप भी उसकी पीपी कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित को ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है
और उधम सिंह नगर जिले में भी कोरोना का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय जिले भर में 10-10 कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें 895 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं और 115 कोरोना संक्रमित होंगे। जिले भर में बने अलग अलग कोविड अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले भर में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर भी कमी आई है। अभी तक हमारे पास 1010 केस जो है हमारे टोटल एक्टिव केस हैं, जिसमें हमारे एक्टिव केस 895 जो है हमारे पास होम आइसोलेशन में है और DCCC में हमारे 3 मरीज हैं और 112 मरीज टोटल भर्ती हैं विभिन्न हॉस्पिटल में पूरे उधम सिंह नगर। तो सर पहले से काफ़ी कमी आई है अभी? हाँ, पहले से कमी आई है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जसपुर में एक बार फिर अवैध खनन का काला कारोबार सामने आया है। खुलेआम रात दिन खनन माफिया अपने काले कारोबार को अंजाम देते नजर आए। जिम्मेदार विभाग अधिकारियों के गठजोड़ से अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। जसपुर क्षेत्र में खेतों को इकसार करने के नाम पर आसपास के खाली पड़े खेतों की जेसीबी से खुदाई कर जमकर चांदी कूट रहे हैं। इस काले कारोबार की शिकायत जब डीएम से की गई तो उन्होंने जिला खनन अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। आरोप है कि स्थानीय स्तर के अधिकारियों से शिकायत की गई तो उन्होंने मामले को कोई संज्ञान नहीं लिया, जो महज शिकायतकर्ता को टालते नजर आए। नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली के रैनी गांव में ग्लेशियर फटने के दौरान आई आपदा में मृतकों और घायलों को अब तक मुआवजा न देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। देखिए ये रिपोर्ट। अल्मोड़ा निवासी राज्य आंदोलनकारी पीसी तिवारी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उत्तराखंड चमोली के रैनी गांव में फरवरी माह में ग्लेशियर फटने से तबाही का भयंकर मंजर देखने को मिला, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे। कई परिवारों को राज्य सरकार द्वारा कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्र में काम कर रहे नेपाली मूल के श्रमिकों समेत गांव के श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और राज्य सरकार के द्वारा अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र तक जारी नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट ने बताया गया कि राज्य सरकार की आपदा से निपटने की सभी तैयारियां अधूरी है और सरकार के पास अब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपदा से पहले ही कोई संकेत मिल सके। राज्य सरकार के द्वारा अब तक उच्च हिमालय क्षेत्रों की मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 2014 में रवि चोपड़ा की कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उत्तराखंड में आपदा से निपटने के मामले सरकार की नई अनियमितता है, जिस पर राज्य सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से चमोली गांव में इतनी बड़ी आपदा आई और लोगों की मौत हुई। वहीं उत्तराखंड में 5600 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का पुनर्निर्माण लगाने वाले यंत्र नहीं लगे हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट अभी तक काम नहीं कर रहे हैं।
जिस वजह से बादल फटने जैसी घटनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस इशू करके 20 तारीख तक जवाब फाइल करने को कहा है। ये जो याचिका थी ये मुख्य बिंदुओं में जो चमोली में आपदा आई थी इसी साल उस पे बेस्ड है और ये याचिका के जो मुख्य बिंदु हैं वो है मुआवजे को लेकर, एक अलार्म अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर, एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर और जो नेग्लिजेंस था कंपनी के पार्ट में जिससे डिजास्टर मिटिगेट होने की वजह बढ़ गया और इतने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। तो उन बिंदुओं को लेकर ये याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करी है। इसकी अगली तारीख 25 जून की है। जैसे बॉडी मिल रही थी हम सबको उनका मुआवजा भी वितरित कर रहे थे। इसके पश्चात 21 फरवरी को एक भारत सरकार और राज्य सरकार की एक SOP भी आई जिसके तहत अदरवाइज क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको 7 साल बाद ही मृत्यु घोषित किया जा सकता है, बट इस SOP के अनुसार उसमें कुछ प्रोसीजर्स लिखे थे जिसके अनुसार हम लोग उनको पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनको पहले मृत्यु घोषित कर सकते हैं। उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस से आने थे, वो जैसे जैसे आते जा रहे थे हमारे पास हम उनको प्रारंभिक ऑर्डर करते हैं। उसके बाद उनको 30 दिन का दावा आपत्ति का समय देने के पश्चात उसको फाइनल ऑर्डर किया जाता है। चमोली के रैनी आपदा में अब तक कई परिवारों को मुआवजा न मिलने पर कांग्रेस ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चमोली आपदा में सैकड़ों लोगों की जान गई है, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी सूद न लेना अनुभवहीनता को दर्शाता है। आपदा के दौरान ही सरकार बचाव में पूरी तरह असफल रही थी। इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि सरकार द्वारा मृतक के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। रैनी गांव में आपदा से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद सरकार द्वारा की जा रही है। बड़ी संख्या में अन्य लोग जो आपदा के शिकार हो सकते थे उनको बचाया भी गया, लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग इसकी चपेट में आ गए और अभी तक कईयों के बारे में हमें औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर ये कहना संभव नहीं हो पा रहा है कि वे मृत हैं। इन सारी परिस्थितियों में सरकारें अपना काम करती रही हैं। जहाँ तक उन परिवारों का सवाल है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया या जिनके परिजन लापता हैं, उनके प्रति सरकारें पूरी तरह संवेदनशील हैं। प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आपदा और पुनर्वास नीति में बदलाव किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन जो आपदा ऑलरेडी प्रदेश में आ चुकी है, आपके ही कार्यकाल में आ चुकी है, पहले इन सत्तासीनों से ये निवेदन है कि इनकी तो सुध ले लीजिए। अभी फरवरी माह में ग्लेशियर के फटने से रैनी गांव में इतनी जबरदस्त आपदा आई कि उसमें सैकड़ों लोगों को वो लील गई और उस वक्त भी सरकार की तैयारियां नाकाफी थी। जिस तरह से उसको हैंडल किया गया, वहां पर दिनों दिन बीत गए, सुरंग से लोगों को रेस्क्यू नहीं करवा पाई सरकार। और अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आपने अभी तक किसी भी मृतक को या घायल को मुआवजा नहीं दिया है। उत्तराखंड देश के खूबसूरत राज्यों में से एक है, लेकिन यहाँ का जीवन बड़ा ही कठिन है। उत्तराखंड हर बड़ी प्राकृतिक आपदा से लड़ता है, लेकिन सूबे की सरकारें 20 साल से ज्यादा आज तक आपदा से निपटने के लिए नई तकनीक का इजाद नहीं कर पाई है। यह साबित करता है कि उत्तराखंड में नेताओं का विकास को लेकर विजन कितना कमजोर है। देहरादून से नवाब चौधरी की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org.
कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर।